अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनाटॉमी को, ठीक है। और इसको भी हम लोग इकट्ठे मिलकर स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या देखना है कि किस तरह से आपका जो एक जाइगोट था वो किस तरह से इतने बड़े बेबी में कन्वर्ट हो गया और फिर वो बेबी जो है वो आप बन गए, ठीक है। तो मतलब कि हम लोगों ने देखना है कि ये 266 डेज या 9 मंथ्स का पीरियड जो है, 9 मंथ्स का पीरियड ये किस तरह से गुजरता है और इसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और किस तरह से ये एक जाइगोट जो है वो एक अडल्ट बेबी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस पे हम जरा रोशनी डालेंगे। तो ब्यूटी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज दैट यू get to learn how these adorable kids came into being, also how you came into being, ठीक है। मतलब कि आपको अपने origin की, अपनी development की सारी story पता चलती है and it's very interesting to know, ठीक है। So I hope कि आप लोग जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट कर देते हैं अपना एम्ब्रियोजेनेसिस वर्सेस ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे पहले तो दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं और एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब है और फिर आगे से ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या मतलब है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज इंक्लूड्स गेमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन, फिर प्लेसेंटा और क्रोमोसोमल एबरेशंस जो हैं वो सारी एम्ब्रियोजेनेसिस में आ जाती हैं। तो सबसे पहले गेमीट फॉर्मेशन जो है आपकी पेरेंट्स के अंदर जो हुई उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, वो सारे आएगा इसके अंदर। उसके बाद आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी, अभी आगे हम जाके देखेंगे, प्लेसेंटा बना, और उसके बाद क्रोमोसोम्स के अंदर कोई एबरेशंस या एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं तो वो जो सारी हैं वो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर है। ऑर्गेनोजेनेसिस में डेवलपमेंट है, किस तरह से आपके सिस्टम्स बने, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को और प्री मॉर्डियल जर्म सेल्स को, ठीक है। तो बड़ा ही यानी कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो है दो फेजेस हम लोग पढ़ेंगे, ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दो साइकिल्स जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसके अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। अब पार्ट्स क्या हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के, आगे आपको नजर आएगा किस तरह से इस तरह के बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी फिर ओवरीज होंगी और ये आपका यूट्रस का एरिया, आगे वजाइना, ठीक है। तो ये है आपका यूट्रस होगा आपका, और यहाँ पे ये जो ट्यूब सी होगी, ये ट्यूब जो है ये फेलोपियन ट्यूब या यूटराइन ट्यूब भी इसको कहते हैं। और फिर आगे आपकी जो है उसके साथ ओवरीज कनेक्टेड होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर इन पेयर्स, ठीक है। तो जी यहाँ पर इन लोगों ने हमें दिखाया हुआ कि यूट्रस है, उसके बाद यूट्रस के बाद जो आगे करके एरिया आ जाता है, दिस एरिया इज सर्विक्स, ये एरिया आपका वजाइना है, ये एरिया आपकी ओवरी है, ठीक है। ये आपके फेम्ब्रे हैं, ठीक है, फाइबर्स जिनके साथ कनेक्टेड है, ये आपकी फलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। अच्छा, यूटरस, सबसे पहले जो हम इस एरिया की, इस यूटरस की बात करने वाले हैं। तो यूटरस में क्या है, इट इज हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। पियर भी इस तरह की होती है थोड़ा सा, तो यूटरस भी ऐसा ही है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं फंडस, बॉडी और सर्विक्स के रीजन्स में, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला रीजन जो है उसको फंडस बोलते हैं, बीच वाला बॉडी, और सबसे नीचे जो है वो सर्विक्स आ जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने डिवाइड करके दिखाया, ये आपका वजाइना है, ये आपकी सर्विक्स है, ये आपकी बॉडी है, यूट्रस की ऊपर वाली जो वॉल है दैट इज फंडस, और यहाँ पे फिर फेलोपियन ट्यूब आगे से कनेक्टेड है, ठीक है। एक दफा दोबारा देखते हैं। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है आपको, खोल के दिखाई है, और ऊपर से ये बॉडी है यूट्रस की, ठीक है। ऊपर वाली फंडस है, यहाँ सर्विक्स है, उसके नीचे जो है वजाइना है, और फिर यहाँ पर तीन जो है वॉल्स का जिक्र किया गया है। आपकी जो यूटेराइन वॉल्स हैं उसमें एंडोमेट्रियम है, उसके बाद मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर की तरफ पेरीमेट्रियम है, ठीक है। मतलब कि सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम है, या और सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम, दरमियान में मायोमेट्रियम, और आखिर में पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये आपके फलोपियन ट्यूब्स आ गई। यहाँ पर आपके एग सेल्स जो हैं वो बने हैं, पड़े हैं, ये आपके फिम्ब्रे से कनेक्टेड हैं आपकी ओवरीज, ठीक है। ठीक, ये सारा इन लोगों ने
करके दिखाया। यूटरीन ट्यूब्स द टू यूटरीन ट्यूब्स मतलब फेलोपियन ट्यूब्स की बात की जा रही है, आर ईच अबाउट 4 इंचेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लाई इन द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, क्या कहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट के अपर बॉर्डर पे ये मौजूद होती हैं। द यूटरीन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल पार्ट। अभी हम देखते हैं कि इधर ये किधर किधर है। इनफंडिबुलम, सबसे पहले इनफंडिबुलम इज फनल शेप लैटरल एंड दैट ओवरलाइज द ओवरी, यहाँ पर। ठीक है, ये जो है फनल शेप पार्ट इनफंडिबुलम, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा यूट्रस है, यहाँ से आ रही है लाइक ये एरिया जो है हमने कनेक्ट उसको इंट्राम्यूरल पार्ट कह दिया, इस एरिया को हमने इस्थमस कह दिया, इस एरिया को इनफंडिबुलम कह दिया, सॉरी एम्पुला कह दिया, और इस एरिया को हमने इनफंडिबुलम कह दिया। तो इस तरह से ये 4 हिस्सों में इसको हमने तकसीम कर दिया ऑन देयर लोकेशन, बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है, तो इस सबसे पहले इंट्राम्यूरल पार्ट इज सेगमेंट दैट पियर्सेस द यूट्रीन वॉल। उसके बाद इसमस नैरोएस्ट पार्ट और दैट पार्ट एंड लाइज लैटरल टू यूट्रस। ठीक है, लैटरल है यूट्रस से इस्थमस। उसके बाद जो है एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट। ठीक है, तो वाइडेस्ट पार्ट का पूछा जाए तो एम्पुला है, और नैरोएस्ट पार्ट का पूछा जाए तो वो इस्थमस है। ठीक है, और इनफंडिबुलम की बात करें तो इनफंडिबुलम इज फनल शेप लैटरल एंड दैट ओवरलाइज द ओवरी द फ्री एज ऑफ द फनल। ठीक है, उसके बाद जो है इसके साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फेम्ब्रिया उन्हें कहते हैं, ड्रैप्ड ओवर द ओवरी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है फेम्ब्रिया। लेयर्स कितनी है यूट्रस की, पहले हम लोग उसकी वॉल्स की बात कर चुके हैं। एंडोमेट्रियम है, फिर मायोमेट्रियम है, और आखिर में पेरीमेट्रियम है। लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम, अब एंडोमेट्रियम की भी अंदर उसकी 2 लेयर्स बताई गई हैं, बल्कि 3 लेयर्स इसके अंदर भी बताई गई हैं। ठीक है, अ सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट स्पंजी लेयर और थिन बेसल लेयर। ठीक है, तो ये जो है सुपरफिशियल सबसे ऊपर की जो लेयर होगी दैट वुड बी स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, और इंटरमीडिएट स्ट्रैटम स्पॉन्जियोजम। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्जी है तो इस वजह से स्पॉन्जियोसम इसका नाम रख दिया, ये कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्टम इसका नाम रख दिया, और थिन बेसल लेयर एक मौजूद होगी। कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर फॉर्म द फंक्शनल लेयर्स इन विच ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड। ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट में यानी कि कन्वर्ट होके जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचेगा, इस डेवलपमेंटल स्टेज तक पहुंचेगा, तो वो आके किधर अटैच होगा, वो कंपैक्ट और स्पंजी लेयर्स में अटैच होगा। इट इज दिस लेयर व्हिच इज eroded and sloughed off during menstruation, the stratum functionalis। ठीक है, कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर जो है वो फंक्शनल लेयर बनाते हैं, और दोनों जो हैं वो स्ट्रैटम हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर जो है वो स्ट्रैटम फंक्शनैलिस बनाते हैं, और जब जो है मेंस्ट्रुएशन होती है, पीरियड्स होते हैं, तो यही वाली लेयर जो है ये उतरती है, चीड़ फाड़ होती है इसकी, और इस वजह से इतनी दर्द भी होती है। तो बेसल लेयर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो बेसल लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, वो कांस्टेंट रहती है, उसको स्ट्रैटम बेसिलिस कहते हैं। तो हम जरा देखते हैं कि किस तरह की लेयर्स बन रही हैं। ये आपकी स्ट्रैटम बेसिलिस बन रही है। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह फेजेस में जो है वो इंक्रीज होती है, और फिर जो है ये सारी जो आर्टरीज और वेन्स बन चुकी होती हैं, इन सब को जो है ख़त्म करके दोबारा से जो है वो न्यू सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है, नए सिरे से। तो ये सारी जो लेयर्स हैं ये फट के टूट फूट के निकल आती हैं। ठीक है, ये जो आगे बन रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मायोमेट्रियम एंड हो रही है, एंडोमेट्रियम का स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट में स्ट्रैटम वैजिलिस इस तरह ही रहेगी। ठीक है, जो आपको नजर आया है माइक्रोस्कोप पे, बहुत अच्छा व्यू एक दिखाया हुआ है उन लोगों ने। लेकिन ये जो 2 लेयर्स हैं, इसके अंदर वैसे क्या अटैच होता, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता, लेकिन मेंस्ट्रुएशन जब होगी तो ये दोनों लेयर्स जो हैं ये ब्लड बन के निकल आएंगी, एंडोमेट्रियम।
ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की हमने क्या पढ़ी कि फंक्शनल जोन है एक और दूसरा बेसल जोन है। ठीक है। बेसल जोन जो है वो लेयर जस्ट अंडर मायोमेट्रियम, और ये जो है ये क्लोजेस्ट टू द कैविटी, जो कैविटी आ रही है आपकी यूट्रस की उसके क्लोजेस्ट है। कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स। तो ये जो फंक्शनल लेयर है इसी के अंदर ज्यादातर आपके ग्लैंड्स होते हैं, और यही मंथली साइकिल में सारे चेंजेस भी इसी लेयर में हो रहे होते हैं। ठीक है। और बेसल लेयर जो है ये फंक्शनल लेयर के साथ अटैच होती है, फंक्शनल लेयर को अटैचेस फंक्शनल लेयर टू मायोमेट्रियल टिश्यू। ठीक है, मतलब कि ये बीच की आ गई, फिर बायोमेट्रियम आ गई और फिर फंक्शनल आ गई, और ये जो है ये कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम लोग ने देखे, द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस अंडरगो 28 डे साइकिल। ठीक है। तो 28 डे साइकिल जो है वो किसके अंदर हो रहा है, वो एंडोमेट्रियम के अंदर हो रहा है, और एंडोमेट्रियम के अंदर भी स्पेसिफिकली कहें तो फंक्शनल लेयर में या स्ट्राटम फंक्शनैलिस में हो रहा है। द लाइनिंग इज बिल्ट अप ईच मंथ इन प्रेपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। तो हर दफा हर मंथ जो है ये साइकिल चलती है और एक तैयार होती है लेयर कि अगर एम्ब्रियो आ गया तो हम लोग जो है उसको नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, और अगर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओवेरियन साइकिल। ठीक है। अब दूसरी साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो दूसरी साइकिल है आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, दैट इज ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल refers to series of changes in ovary during which follicle matures। ठीक है। इसमें क्या होगा कि follicle mature होगा, the ovum is shed and the corpus luteum develops। ठीक है। तो इसमें अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह से follicle mature होके ओवम बनेगा और फिर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा। फेजेस ऑफ ओवेरियन साइकिल जो है 3 फेजेस इसका हम कह सकते हैं कि सबसे पहले फॉलिकल मैच्योरेशन, फिर ओव्यूलेशन और फिर ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन रिस्पांस टू फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन। इसके बारे में एफएससी में आप लोग पढ़ चुके हो कि एफएसएच जो है वो क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये क्या करेगा, ये फॉलिकल डेवलपमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करवाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है एग सेल और फॉलिकल की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो पहले 14 दिन होंगे उसमें हम लोग कहते हैं ना कि 14th डे जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल डे है कि एग जो है वो मैच्योर हो चुका है, निकल चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम 14th डे ऑफ द मंथली साइकिल हम लोग बोलते हैं। सो खैर अभी हम लोग फॉलिकुलर फेज को पढ़ते हैं। दिस फेज बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से हम लोग कह देते हैं कि ये स्टार्ट हो जाता है, बट इट लास्ट टिल 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 13th डे तक ये जारी रहता है, मतलब कि 1 to 13 डेज, जिसमें पहले 5 दिन जो है उसको मेंस्ट्रुएशन के कर लो। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस फेज। क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसमें, the pituitary gland secrete a hormone that stimulates the egg cell to in the ovaries to grow। ठीक है। egg cells को कहते हैं कि ग्रो करो। ठीक। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है काम। तो एफएसएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और ये फॉलिकल्स जो है वो किस तरह से मच्योर हो रहे हैं। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी में कंप्लीट हुआ, और फिर जो है ये फॉलिकल जो है वो अलहदा हो गया और एग सेल उसमें से निकल गया। ये जो चीज थी ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गई और ये अलग चली गई, और ये हमारा एग सेल जो है वो अलग से आ गया। ठीक है। तो ओवुलेशन जो है मतलब कि फॉलिकल से ये जो एग हमारा बाहर निकला है वो किस डे निकला है, 14th डे निकला है। ठीक है। तो मतलब कि यहाँ हमारी फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल चली। ठीक है। और ये 13 डेज जो है ये पहले फॉलिकुलर फेज रहा, और उसके बाद जो है आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। 15th to 1। अच्छा। तो इसमें हम देखते हैं कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पीक पे है जब क्या हो रही है, ओव्यूलेशन हो रही है। वन ऑफ दीज एग सेल बिगिंस टू मच्योर। अब ये जो एग सेल निकलेंगे उसमें से एक जो है वो मच्योर होने लग जाएगा इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल। इट टेक्स 13 डेज फॉर द एग सेल टू रीच मच्योरिटी। ठीक है। 13 डेज में ये मच्योर हो जाएगा पूरा,
और जब ये मच्योर हो जाएगा, while the egg cell mature, it follicles secrete a hormone that stimulates the uterus to develop a lining of blood vessel and soft tissue called endometrium. ठीक है, जैसे ही egg cell mature होगा तो साथ ही फॉलिकल जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा और वो हार्मोन जाके बताएगा आपके यूट्रस को कि यहाँ पर हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए इस एग की जो मैच्योर होके बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा कि जाइगोट ने आके, ब्लास्टोसिस्ट ने आके इम्प्लांट जो है वो एंडोमेट्रियम में होना है, तो एंडोमेट्रियम बनानी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम बननी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे ओव्यूलेशन फेज है। एज लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल्स इंक्रीज, दे स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन हो जाती है और द रिलीज ऑफ मैच्योर oocyte इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो मैच्योर oocyte जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आके बैठ जाता है, हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आकर ये oocyte बैठ गया। और हमने जब पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस इन द, ठीक है, ये एमसीक्यू आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो ये फलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही होती है। और फलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होती है, डू यू हैव एन आइडिया इन विच पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब? हमने पढ़े थे ना फलोपियन ट्यूब के, अभी 4 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है इस्थमस और बाकी सारे। तो हमारे पास एक सेगमेंट का नाम था एम्पुला, ठीक है, जो कि हमने कहा था कि सबसे ज्यादा वास्ट है, सबसे ज्यादा जो है वो डायलेटेड टाइप है। तो यहीं पे मोस्ट कॉमन साइट फर्टिलाइजेशन की ये है, ठीक है। कहीं और भी हो सकती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम किधर होती है, इसी जगह पे होती है। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम जरा। अपनी फर्टिलाइजेशन वगैरह हो सकती है हमारी फलोपियन ट्यूब में, और नहीं होती तो फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। डिटेल डिस्कशन अबाउट मैच्योरेशन ऑफ oocyte नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। ओव्यूलेशन फेज, अब ओव्यूलेशन का फेज है, 14th डे आ गया, सही है। एग हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रीट कर दिया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काफी ज्यादा रिलीज हो गया कि चलो जल्दी से निकालो एग को। दैट कॉजेज ओवरी टू रिलीज द मैच्योर्ड एग, ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इतना ज्यादा क्यों निकलता है कि मैच्योर एग को निकालो भाई बाहर, क्यों कैद करके रखा हुआ है उसको ओवरी में। तो रिलीज्ड एग सेल इज स्वेप्ट इनटू द फलोपियन ट्यूब, और ये जो एग सेल है ये फलोपियन ट्यूब में आ जाता है बाय द सीलिया ऑफ द फिम्ब्रियम, ठीक है। और किस तरह से आता है, ये सीलिया जो है इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर, ठीक है। सीलिया झाड़ू देके झाड़ू पोछा कर देते हैं ओवरी का और कहते हैं चलो जो एग सेल्स को सारे बाहर निकालो एग को, ठीक है। तो फिम्ब्रिया ऑफ द यूटेरिन ट्यूब आल्सो नोन एज फिम्ब्रिया टुबे आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एट द एंड ऑफ फलोपियन ट्यूब्स। हमने देखी थी वो किस तरह की थी, थ्रू विच एग्स मूव फ्रॉम ओवरीज टू यूटेरस, ठीक है। और द फिम्ब्रिया आर कनेक्टेड टू द ओवरी, हमने देखे हुए हैं ये। अच्छा, अब आगे आते हैं। ये बड़ी प्यारी डायग्राम है और इससे बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 to 13 डेज हमारा फॉलिकुलर फेज चलेगा। अच्छा, कुछ बुक्स जो है वो इसको अलग से डिवाइड करती है, जैसे आपने ऊपर देखा था कि 1 to 13 डेज फॉलिकुलर फेज लिखा हुआ था, लेकिन कुछ बुक्स कहेंगी कि 1 to 5 डेज जो है वो आपकी मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा और फिर जो है आपका फॉलिकुलर फेज चलेगा। सो बोथ कैन बी करेक्ट, ठीक है। कुछ जो है वो फॉलिकुलर फेज को मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ही रख देते हैं, ठीक है। और बाद में जो है आपका 14th डे के बाद 15th टू आपका 1 डे ल्यूटियल फेज चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो उसमें ये आपकी लाइनिंग किस चीज की दिखाई हुई है, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दिखाई हुई है, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल फेज चला तो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ये सारी खत्म हो गई, ये सारा ब्लड बन के जो है वो तो बाहर निकल आया, ठीक है। अब आपकी पीछे रह गई बेजल स्ट्रैटम, बेजल जो थी, ठीक है, जो आपकी स्ट्रैटम थी, ठीक है, ये निकल गई। अब दोबारा से एक दफा दोबारा से जो है एग मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये लाइनिंग बनना ऊपर ऊपर चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और फिर 14th डे पे आपकी ओव्यूलेशन हो जाएगी और फिर ये लाइनिंग बननी स्टार्ट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और फिर फर्स्ट डे पे मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है 14th डे पे सबसे ज्यादा है,
कौन कौन से हॉर्मोन्स कब कब ज़्यादा हैं अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे मेंस्ट्रुअल फेज़ में जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन काफ़ी कम है, हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काफ़ी कम है, हमारी एस्ट्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा एस्ट्रोजन ज़्यादा है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन भी कम है। तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स में से हमारा जो ज़्यादा हमें लग रहा है वो एस्ट्रोजन लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये एग जो है वो डेवलपमेंट करना शुरू कर चुका है, 14th डे पे ओव्यूलेट हो गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, एग अलग से, ठीक है, सारा खराब खाना हो गया। अच्छा, ये आगे से हम पढ़ते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉलिकुलर फेज पढ़ लिया था कि फॉलिकुलर फेज तक क्या हो रहा है, किस तरह से जो है ओव्यूलेशन हो रही है, और ओव्यूलेशन के बाद अब हम ल्यूटियल फेज को पढ़ते हैं, जरा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो द ल्यूटियल फेज ऑफ द कार्पस ल्यूटियम फॉर्म्स एंड सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज में जो है कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम साहब जो है ये बने हुए हैं यहाँ पर, तो इनने भी कोई काम करना होगा। तो ये क्या काम करते हैं, तो ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करेंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंटली इसमें रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये यूट्रस को रेडी करता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काफी ज्यादा रिलीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने के साथ साथ हमारी जो वॉल है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब एंडोमेट्रियल वॉल की बात करें, ठीक है। अ कॉर्पस ल्यूटियम इज अ मास ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स इन एन ओवरी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली है क्या, ये मास ऑफ सेल्स है जो कि ओवरी में बनेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के लिए। और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारा प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्टार्ट डेज में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम हमारी हेल्प करता है निकालने में, और बाद में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन बाद में किस तरह से निकलता है भाई, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हैं ये साइकिल। जी, तो ये तो आपका हो गया पीरियड्स का फेज, वॉल जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद वॉल फिर से बढ़ेगी, फिर से बढ़ेगी, फिर से बढ़ेगी, और फिर पीरियड स्टार्ट होंगे तो वॉल फिर से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज, ये सारा इंक्रीज, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बहुत कम, और सबसे ज्यादा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, और इस तरह से। अच्छा, ल्यूटियल फेज अब देखते हैं। तो दिस फेज बिगिंस ऑन द 15th डे एंड लास्ट टिल द एंड ऑफ द साइकिल, ठीक है। 15th डे से एंड ऑफ साइकिल तक होगा। और इसमें क्या क्या होगा, एक तो हम लोगों ने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होकर रेडी करेगा यूट्रस को कि उधर आके जो है वो एंडोमेट्रियल वॉल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एग सेल रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज स्टेज इन फैलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर्स। तो हम कहते हैं, अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है दैट हैपन्स इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो अब जो एग सेल है वो मैच्योर होके आया हुआ है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इफ यू वांट प्रेगनेंसी, तो आपके लिए जो है वो बड़े मज़े का और बेहतरीन चांस है कि आप इन 24 आवर्स के अंदर अगर इस एग को फर्टिलाइज करा दो जो फैलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है, तो तब तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है इस एग का कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि इस स्पर्म सेल डज नॉट फर्टिलाइज दिस एग विद इन द टाइम, ये 24 आवर्स के अंदर नहीं आता है स्पर्म, तो एग जो है वो बेचारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जब वो बेचारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो आपका यूट्रस जो है वो खून के आंसू रहेगा एंड मेंस्ट्रुअल फेज विल स्टार्ट। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो द रिलेशन विद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के साथ बहुत बड़ा उसका है चक्कर। तो इम्प्लांटेशन अगर नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। इम्प्लांटेशन अकर द कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन। अगर तो इम्प्लांटेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम उधर ही रहेगा। अच्छा, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या है, डे काउंट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जब से ये आपके फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज बीन एवरेज 28 डेज, मतलब कि 28 डेज के बाद फिर से आपका डे 1 आ जाएगा मेंस्ट्रुएशन का, और फिर वो 5 डेज के लिए कंटिन्यू रहेगा। द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इन 4 फेजेस। अच्छा,
ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरलैप विद ओवेरियन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मेंस्ट्रुएशन फेज आ गया, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर ओव्यूलेशन फेज आएगा और फिर ल्यूटेल फेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। menstrual phase begins on the first day of menstruation। यार 5 दिन रहेगा, ओके हो गई बात। यूट्रस शेड करेगा सॉफ्ट टिश्यू को, ब्लड वेजल्स को जो कि उसने बना ली होंगी एंडोमेट्रियम के अंदर, और वो जो दोनों स्ट्रेटम फंक्शनैलिस थे उनके अंदर, विच एग्जिट द बॉडी फ्रॉम द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्या है? दिस इज ये यही सॉफ्ट टिश्यूज और यही ब्लड वेसल्स जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है। ठीक है, और अच्छा ब्लड लॉस जो है वो कितना होता है? ऑलमोस्ट कितना होता है? 10 मिलीलीटर से लेकर 80 मिलीलीटर तक जो है वो ब्लड लॉस होता है एब्डोमिनल। अच्छा, और इस पीरियड के दरमियान जो है वो क्या होता है कि बहुत पेन इसलिए होती है क्योंकि ये आपकी सारी ब्लड वेसल और ये पूरी वॉल जो है वो क्या हो रही होती है? डिसइंटीग्रेट हो रही होती है इस वजह से। अगर ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन, क्योंकि कंट्रैक्शन होनी है इसकी और इसी वजह से जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलेगा आपका बाहर। ठीक है, तो ये बड़े मज़े का एक आर्टिकल है। ठीक है, कि डिसअपॉइंटेड वूम को जब नहीं मिलता, जब वो बेचारा डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो मेरी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई और मैं एक ज़ायगोट नहीं बना और मैं मेरी प्लांटेशन नहीं हुई यहाँ पर, तो फिर वो क्या होता है? खून के आंसू रोता है, और ये खून के आंसू जो रोना है ये बड़े मज़े का जो है आर्टिकल है। ये उसने सारी मिथ्स डिस्कस की हैं रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, लेंसे आर्क्यूटिस का, ही इज मेडिकल डॉक्टर। यस, तो ये देखिए खून के आंसू बेचारा रो रहा है। अच्छा, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, इसको जो है हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे काम करने हैं और आगे से सारी बेबी की डेवलपमेंट उसमें होनी है, तो इस वजह से उसको डिस्कस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। entire male reproductive system is dependent on hormones। इसमें hormones हम देखेंगे which are the chemicals that stimulate and regulate activity of cells or organs। the primary hormones involved in functioning, क्या कौन कौन से hormones हैं इसमें भी? follicle stimulating hormone आ जाएगा, luteinizing hormone आ जाएगा। वहाँ पे हम लोगों ने कौन से हार्मोन्स देखे थे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन होता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो लेकिन मेल्स में जो है वो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बेसिक रोल प्ले कर रहा होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे gonadotropic cells are the endocrine cells in the anterior pituitary that produces gonadotropins such as follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। ठीक है, तो इसके अंदर गोनाडोट्रोपिक सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन सेल्स का हमें पता है कि हार्मोन्स रिलीज करने वाले होंगे, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे कि भाई गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करो, और गोनाडोट्रोपिन्स के अंदर हमारे ये दो हार्मोन्स रिलीज होंगे। reproductive system release of FSH and LH by gonadotropes is regulated by gonadotropin releasing hormone from hypothalamus। ठीक है, hypothalamus और फिर interior pituitary। हाइपोथैलेमस के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज हो जाएगा, इट इज द its presence in the male is necessary for maturation of spermatozoa। तो हम लोग चाहते हैं कि spermatozoa जो है वो भी mature हो जाए, तो जो spermatozoa के mature होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारे एग को मैच्योर करवा रहा था, और यहाँ पर हमारे ये स्पर्मेटोजोआ को। इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ एफएसएच इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ज्यादा स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हैड आल्सो बीन कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पूरा इसका नाम है। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का।
क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो इसको स्टिमुलेट करवाता है, स्टिमुलेट्स द लेडिक सेल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो है लेडिक सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन को निकालो, इट एक्ट्स एज सिनर्जिस्टिकली विद एफएसएच। तो सिनर्जिस्टिकली ये एक्ट करता है एफएसएच के साथ, मतलब एफएसएच इंक्रीज होगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इंक्रीज होगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यही होता है आई गेस, but yes, I would like to confirm synergistic। ओके, सो गूगल यही कह रही है कि कॉपरेशन करना दो सब्सटेंसेस का और कंबाइन इफेक्ट, ठीक है। हाँ, तो बेहतर होगा कि हम लोग इसको डिफाइन करें कि ये कंबाइन इफेक्ट करता है, यानी कि एफएसएच और एलएच जो है मिलके काम करते हैं। तो लेडिक सेल्स आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अच्छा इसके मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे नोट्स पड़े हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इनके इन द फेसबुक ग्रुप, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये टेस्टिस के अंदर के सेल्स जो है वो किस तरह से हैं। तो हम लोगों को नजर आ रहा है जी साइडों पे ये कैपिलरी है, ठीक है, ये आ गई आपकी कैपिलरी। और यहाँ पर ये ब्लू कलर के जो है ये स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं, ये हमारे लेडिक सेल्स हैं जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन निकाला है। और ये हमारे जो है बीच में जो है वो सर्टोली सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा से इधर देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सेल्स आ गए। ये आ गए हमारे स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स। और ये ल्यूमेन ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल आगे आ जाएगा। ये आपके स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि थोड़े इमेच्योर स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। ये आपका बेसल लैमिना है और यहाँ पे कैपिलरीज जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स अभी प्रॉपरली पूरे मैच्योर नहीं हुए और बाद में ये मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ जो बनेंगे। प्रीमोडियल जर्म सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद प्रीमोडियल जर्म सेल्स, जिसमें कौन कौन से प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, स्पर्म और ओवम। जर्म हेयर रेफर्स टू स्प्राउटिंग और अ सीड, ठीक है। जो एक सीड है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म बोलते हैं। नॉट द जर्म यू हियर अबाउट कमांडो सेवगार्ड, ठीक है, कमांडो सेवगार्ड वाले नहीं, बल्कि इसको हम सीड बोलते हैं। जिस तरह सीड जो है वो एक पौधा उगाता है, तो ये ही हमारे सीड्स हैं जिसने हमें उगाया है, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब थोड़ी सी क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि एम्ब्रियोजेनेसिस में कुछ क्रोमोसोम एबरेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देयर आर 22 पेयर्स ऑफ मैचिंग क्रोमोसोम्स, द ऑटोसोम्स, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है वो 23 जो है वो मिलेंगे एग से और 23 हमें मिलेंगे स्पर्म से, और वो दोनों क्या बना देंगे मिलके 46 टोटल जाइगोट के बन जाएंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये 23 के अंदर एक एक है वो तो हमारा आ गया सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी जो 22 है मतलब कि 44 टोटल, वो कितने हैं, कौन से हैं क्रोमोसोम्स, वो हमारे ऑटोसोम्स हैं, मतलब कि उनका सेक्स से कोई लिंकेज नहीं है। अब ये जो दो क्रोमोसोम्स हमारे सेक्स रिलेटेड हैं उसमें ये पेयर्स बनाते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई की शक्ल में। अगर तो एक्स वाई हो तो हमारा इंडिविजुअल जेनेटिकली मेल होता है, और एक्स एक्स अगर हो तो हमारा जेनेटिकली फीमेल इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम मैटरनल गैमीट, वो साइड, और एक जो है वो स्पर्म से आता है, मतलब कि एक्स जो है वो मदर से आएगा हमेशा, और फादर से जो है वो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। तो अगर फादर से एक्स आ गया तो आपकी जो है वो डॉटर होगी, और अगर वाई आ गया तो आपका जो है वो सन होगा, ठीक है। सो each gamete contains a haploid number of 23 chromosomes, हर यानी कि स्पर्म में भी 23 chromosomes हैं और एग में भी। और जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो जाएगा और 46 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ओके, बाय 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 बाय। That was today's lecture.